हेलो दोस्त, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने 30 प्रश्नों को लिया है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और जितने उत्तर सही होते हैं अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। ऑप्शन ए है चील, ऑप्शन बी है बाज, ऑप्शन सी है गिद्ध, ऑप्शन डी है उल्लू। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उल्लू। जो उल्लू होता है इसकी आंखें मानव की तरह होती हैं सामने, तो डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी। ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2004, ऑप्शन डी है 2012। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2004 में सुनामी आई थी अंडमान द्वीपों में। इसका केंद्र कहाँ था? तो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में इसका केंद्र था और इस सुनामी की वजह से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, वो डूब गया था और आज भी डूबा हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बों में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 12:30 पर चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 22:10 पर नागरकोइल पहुंची। यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है? 2592 किलोमीटर है। तो इस ट्रेन की औसत चाल थी, यानी कि हमें क्या बताना है? औसत चाल। चाल बराबर क्या होता है? यानी कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और यहाँ पे हमें क्या बताना है? औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र होता है एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें कुल दूरी और कुल समय को लिया जाता है। तो सबसे पहले किस तारीख को चलता है? कहाँ से? गांधीधाम से नागरकोइल से। तो गांधीधाम से किसकी तरफ चलता है? नागरकोइल को चलता है। तो नागरकोइल को चलता है। किस तारीख को चलता है? 12/10/2021 को चलता है। तो 12/10/2021 को चला और पहुंचता कितने तारीख को है? तो 14/10/2021 को पहुंचता है। 14/10/2021 को पहुंचता है, यानी कि 12/10/2021 को चला और 14/10/2021 को पहुंचा। तो 13 को भी चला होगा, तो 13/10/2021 को भी चला होगा। यानी कि 12 तारीख को कितने बजे चलता है? 22:10 पर चलता है। कितना? 22:30। तो 22:30 पर चला 12 तारीख को। और यदि हम मान ले कि 22:30 को 13 तारीख को अगर जो समय निकाले, यानी कि 22:30 से 12 तारीख से और 22:30 13 तारीख को समय निकाले तो कितना हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएगा। अभी हमने 13 तारीख का केवल 22:30 तक समय लिया है। अब ये समय हमने पूरा नहीं लिया है, यानी कि 24 बजे तक हम लेंगे तो ये समय पूरा हो जाएगा। तो 22:30 से 24 बजने में यहाँ पर कितना समय अभी बचा है? इसमें 30 मिनट जोड़ देंगे तो 23 बज जाएगा और 1 24, यानी यहाँ पर 1 घंटा और 30 मिनट समय और शेष है। अब यहाँ पर कितना हो गया? 24 घंटे और फिर 1 घंटा 30 मिनट। और 14 तारीख को कितना चला है? 14 तारीख को चला है 22:30
30 मिनट तक, तो 22:30 तक चला है, यानी 22 घंटा 30 मिनट समय यहाँ हो गया। तो 24 घंटा फिर 1 घंटा 30 मिनट, तो इसको जोड़ लेते हैं। 24 घंटा फिर कितना हो गया, 1 घंटा 30 मिनट, फिर 14 तारीख को कितना चला है, 22 घंटा 30 मिनट। ये तीनों समय को जोड़ने पर क्या होता है कि 30 मिनट 30 मिनट कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 4 1 5 2 6 7, तो 7 हो जाएगा। 4 1 5 2 7, 2 और 2 4, यानी कितना हो गया, 47 घंटा 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, इसलिए कितना हो जाएगा, पूरा 48 घंटा हो जाएगा। तो हमारा समय कितना निकल कर आया, 48 घंटा। दूरी कितनी है, तो हम कुल दूरी लेंगे, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर होता है। कुल दूरी कितनी है, 2592 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया, 2592 किलोमीटर बटे कितना समय है, 48 घंटे। 48 घंटे समय हो गया। अब जब इसको काटेंगे 12 से, तो 12 दूना 24, एक यहाँ पर बचा, यहाँ पर हो गया 19, तो 12 एकम 12। अब यहाँ पर कितना बचा, 7 हो गया 72, तो 12 छक 72, और नीचे 12 से काटेंगे तो 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 4 से कट गया। अब फिर 4 बचा है नीचे, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कि 5 आया। और यहाँ पर 1 बचा हो गया 16, तो फिर 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि यहाँ जो समय निकल कर आया चाल वाला, तो चाल निकल कर आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ जो समय दिया हुआ है वो मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, कितना, मीटर प्रति सेकेंड में। और हमारा चाल कितना निकल कर आया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मिटा देते हैं। हमारा चाल कितना निकल कर आया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें बताना किस में है, मीटर प्रति सेकेंड में बताना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल की 2 यूनिट होती है, एक किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी मीटर प्रति सेकेंड। यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना है, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तो छोटी वाली संख्या ऊपर, यानी कि 5/18 से गुणा कर देंगे। और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना है, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना है, तो बड़ी वाली संख्या ऊपर और छोटी वाली संख्या नीचे, यानी कि 18/5 से गुणा कर देना है। तो हमें किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, हमें मीटर प्रति सेकेंड में चाहिए। तो मीटर प्रति सेकेंड में आएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, किसको, किलोमीटर प्रति घंटा को। तो किलोमीटर प्रति घंटा कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 तेईस 54, यहाँ पर 3 आ गया, 3 पचे 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड उत्तर आ गया। कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड ये में दिया हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो घाना राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है किस राज्य में है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है घटपर्णी या पिचर प्लांट, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है, जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है। हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है, ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है मेघालय, सी है असम, डी है मिजोरम। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में
जो ये घटपर्डी पौधा है या पिचर प्लांट ये पाया जाता है, यह एक मांसाहारी पौधा होता है। ये मेढक और चूहे, कीट इत्यादि कीटों को फंसाकर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये फंसाता है और खा जाता है और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो एक पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्लाथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन की पहचान करें। आप कथन ये में है कि स्लाथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोता है। तो जो स्लाथ होता है ये 20 घंटे नहीं सोता है, ये 17 घंटे सोता है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। बी कथन है कि स्लाथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो बी कथन सही है। जो स्लाथ होता है जिस पेड़ पर लटक कर सोता है उसी के पत्ते खाता है और जब उस पेड़ के पत्ते समाप्त हो जाते हैं तब दूसरे पेड़ पर जाता है। तो बी कथन सही है। सी कथन में कि स्लाथ की आयु 20 वर्ष होती है, तो स्लाथ की आयु 20 वर्ष नहीं होती है। स्लाथ होता है ये एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है और अपने जीवन काल में ये 8 पेड़ों पर जाता है। तो 8 पंचे 40, यानी कि जो स्लाथ का आयु है वो 40 वर्ष के बराबर होता है। तो सी कथन भी सही है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल बी। तो बी इसका सही जवाब है। बी में बी कथन दिया हुआ है, तो बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? ऑप्शन ए है चीन, बी है दक्षिणी अमेरिका, बी है दक्षिणी अफ्रीका, सी है दक्षिणी अमेरिका और डी है अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका से जो पुर्तगाली थे ये मिर्च को हमारे देश में लाए थे। तो सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, यानी कि गुजरात के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको बताना है। तो भारत का मैप बनाते हैं पहले। ये है अपने भारत का मैप, ये है गुजरात राज्य और गुजरात के ऊपर यहाँ पर है राजस्थान राज्य और राजस्थान राज्य है। और इस गुजरात के दक्षिण में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। और गुजरात के पूर्व में मध्य प्रदेश है। तो गुजरात उत्तर में, राजस्थान दक्षिण में, महाराष्ट्र और पूर्व में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र किस ऑप्शन में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऑप्शन ये में है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। पहला है कि आरती की आयु 12 वर्ष है, लिंग स्त्री, हीमोग्लोबिन कितना है इसमें? 10.5 ग्राम। नमन जिसकी आयु 12 वर्ष है, ये पुरुष है, इसकी हीमोग्लोबिन कितना है? 8 ग्राम है। अब नीचे रिपोर्ट दिया हुआ है कि उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए में है कि आरती एनीमिया से पीड़ित है, बी है नमन एनीमिया से पीड़ित है, सी है दोनों ही एनीमिया से पीड़ित हैं, डी है दोनों ही एनीमिया से पीड़ित नहीं है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही अनीमिया से पीड़ित हैं। क्या है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन फीमेल में कितना होता है? फीमेल में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम होता है। तो 12 से 16 ग्राम फीमेल में होता है। अच्छा, मेल में कितना होता है? तो मेल में हीमोग्लोबिन 13.5 ग्राम से कितना होता है? 17.5 ग्राम। तो ये 12 ग्राम और 13 ग्राम ये औसत होता है, ये कम से कम होता है। और यहाँ पर 8 ग्राम
पुरुष में दिया हुआ है और महिला में दिया हुआ है 10.5 ग्राम, जो दोनों इन मानक से कम है। यानी कि उनके अंदर जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कम है, यानी कि उन्हें एनीमिया रोग है। तो जो एनीमिया रोग है दोनों में है, क्योंकि दोनों में मानक कम है। भाई पुरुष में 13.5 होना चाहिए, पुरुष में 8 दिया हुआ है यहाँ पर। महिला में कम से कम 12 होना चाहिए, उसमें 10 10.5 दिया हुआ है। तो दोनों में किसकी कमी है? हीमोग्लोबिन की। इसलिए इन दोनों में कौन सा रोग होगा? दोनों में एनीमिया रोग से पीड़ित होंगे। अब इनसे दूर करने के लिए क्या होगा कि हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगे। तो हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा? जब आरबीसी बढ़ेगा। तो आरबीसी को बढ़ाने के लिए क्या होगा कि लौह तत्व वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसे खाएंगे, जैसे आंवला, गुड़ और जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको खाने से लौह तत्व बढ़ता है, जो आरबीसी को बढ़ाने में सहयोग करता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं, आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है ग्रेगर मेंडल, बी है रोजलिन फ्रैंकलिन, सी है रोलांड रॉस, डी है बोमोंट। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोनाल्ड रॉस ने यह बताया था कि मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, इसीलिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था, जिसके बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में है कि अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष पहले किया था। तो पहला कथन सही है, जो अलबरूनी था वो 1000 वर्ष पहले भारत में भ्रमण किया था। बी कथन है कि उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। तो बी कथन भी सही है। सी कथन है हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन सही है। ये बी और सी तीनों सही हैं। तो ये भी सी ऑप्शन डी में है। डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है, क्योंकि ऑप्शन ए में है कि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, ये भी सही है। सी है कि यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। तो सी गलत है। ऑप्शन डी में है। डी क्या कहता है कि यह विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है। तो डी भी सही है, यानी कि ये बी और डी सही है, सी गलत है। तो ये बी डी किस में है? ये बी डी ऑप्शन सी में है। तो इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, क्या है प्रकृति इसकी? ऑप्शन ए में क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक है, बी में है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है, सी है संज्ञा एवं क्रिया दोनों, डी है ना तो संज्ञा ना ही क्रिया। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञा की अपेक्षा क्या अधिक है? क्रिया अधिक है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने के लिए निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ऑप्शन ए में है कि विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, बी में है विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना। तो ये कथन भी सही है और बी कथन भी सही है। सी में है कि अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। तो सी कथन भी सही है। और डी में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो डी कथन गलत है। पहला कथन सही है। पहला कथन में कह रहा है कि विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना इसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल सही है, जो है इकाई परीक्षण का उद्देश्य है।
बी में है कि विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, बी भी सही है। तो ए बी और सी ये तीनों सही है और डी गलत है। ए बी सी बी में है तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है और सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। कथन ये है कि परिवार की खान पान की आदतें, बी में है कि परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, सी में है परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने की भूमिका, तो सी सही है। डी में है परिवार में जेंडर भूमिका की चुनौती, तो इसमें जेंडर की भी बात की गई है, तो सी और डी जिस कथन में है वो सही है। कथन ये यानी परिवार की खान पान की आदतें, इससे ये गलत है और परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए इसका उद्देश्य भी नहीं है ये, तो ये और बी गलत है, सी डी सही है। सी डी किस में है, सी डी ऑप्शन सी में है, तो इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। ऑप्शन ए है अवलोकन अनुसूची में, बी है रेटिंग स्किल में, सी है वृत्तांत रिकॉर्ड, डी है पोर्टफोलियो में। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्तांत रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया जाएगा, सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गीता की कक्षा एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि यह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। कौन? इकबाल, जो दृष्टिबाधित बच्चा है। आगे है कि इसके अभिभावक से बात करने पर पता चला कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में है कि उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए। बी है ऑप्शन बी में है कि इसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए, तो डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। सी में है कि कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। डी में है इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। सी इसका सही उत्तर है, सी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋषि चीजें हम जो बनाते हैं और कहते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विधि या युक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए है कि कक्षा चर्चा, बी है विशेषज्ञ वार्ता, सी है वृत्तचित्र प्रस्तुतिकरण और डी है रेशम पालन इकाई भ्रमण। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशम पालन इकाई भ्रमण। यानी कि जो बच्चा है हम उसे रेशम पालन इकाई में ले जाएंगे तो बच्चा सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, और जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि बच्चा इससे ज़्यादा सीखता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव हो रहा है, डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पाठ्यचर्या का निर्माण, बी है पाठ्यचर्या का पालन, सी है पाठ्यचर्या का हस्तांतरण और डी है पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पर्यावरण अध्यापक हैं इनको पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, और पाठ्यचर्या के निर्माण करते समय बच्चों की योग्यता, रुचि और उनकी जो क्षमता, इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए फिर पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। तो ये इसका सही जवाब होगा, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
ऑप्शन ए में है कि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरण अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है, इसीलिए है ऐसा। बी में है कि पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। सी में है ऐसी शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया गया है। डी में है कि पाठ्यचर्या पुस्तकों पर जाने में पाठ्य पुस्तकों से परे जाने पर जोर देती है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसका सही उत्तर है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर क्लास 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को किस रूप में पढ़ाया जाता है? भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और कक्षा 3 से फिर पर्यावरण अध्ययन की किताब होती है, इसलिए बी इसका सही जवाब है। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है कि पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें। बी में है स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। सी है विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। डी है पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। तो सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भर दिया। सैम ने चित्र तो बनाया, लेकिन कौन सा रंग भर दिया? हरा भर दिया। उसने इस रंग को चुना, यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को आगे है उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। बी है उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। सी में कि विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। डी में उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। सी इसका सही जवाब है। जब विद्यार्थियों को आकाश अवलोकन की व्यवस्था कर देंगे, तभी विद्यार्थी सही से जान पाएगा कि आकाश किस रंग का है। तो सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। ऑप्शन ए में है कि अधिगम के लिए आकलन। बी है अधिगम का आकलन। सी है आकलन के साथ अधिगम। डी है अधिगम के बारे में आकलन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें अधिगम के लिए आकलन, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है अधिगम का आकलन, ये गलत है। तीसरा है कि आकलन के साथ अधिगम, सी सही है, डी गलत है। तो ये और सी जिसमें होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन ए में ये और सी है, तो ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है सहपाठी आकलन। बी है स्वयं आकलन। सी है अवलोकन। और डी है दृष्टांत अभिलेख। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टांत अभिलेख जो है वो रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं और लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदुरे अथवा चिकने आदि हैं। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन। बी है ग्रेगर मेंडल। सी है जॉर्ज मेस्टल। और डी है एमएस स्वामीनाथन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ से मटर और माँ से मेंडल। यानी कि मटर पर किसने खोज किया था, रिसर्च किया था? मेंडल ने किया था। तो मटर पर मेंडल रिसर्च किया था, इसलिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है
कि झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना, इनमें से कौन भिन्न है? ऑप्शन ए में झील, बी है पर्वत, सी है तालाब, डी है झरना। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पर्वत है ये क्या है, भू आकृति है, और झील, तालाब, झरना यह है जल के स्रोत हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में इलंगो, बी है कुरगे, सी है खूंटी, डी है खुरपी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूंटी। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? ऑप्शन ए है बंद गोभी, बी है टमाटर, सी है मटर, और डी है भिंडी। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो दक्षिणी अमेरिका से हमारे देश में क्या लाएं, टमाटर और मिर्च लेके आए। ये कौन थे? पुर्तगाली थे। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की मुख्य फसल है, कौन सी फसल है? गेहूं की, मूंगफली, मक्का, डी है चावल। इसका सही उत्तर बताइए। तो झारखंड की मुख्य फसल राइस है, यानी कि चावल है। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं में से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये कि ट्रेन, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा ये किससे चलते हैं? ये स्थल मार्ग पर चलते हैं। किस पर? स्थल मार्ग पर चलते हैं। और जो जहाज होता है ये जल मार्ग पर चलता है। इसलिए जहाज जो है ये जल मार्ग पर चलता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, और जितने नंबर सही हुए हैं उतने कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।